नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 86वां एपिसोड है और हर बार की तरह इस बार भी होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेशंस रियल एस्टेट से जुड़े चाहिए, पुणे शहर से जुड़े चाहिए, तो आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बी अश्विन जी हैं, इनका सवाल है, आवर पोजीशन डेट हैज एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड नाउ बिल्डर इज रेडी फॉर हैंडओवर बट आस्किंग टू कीप वन की विद हिम फॉर अदर इनकम्प्लीट वर्क विच वी आर नॉट कंफर्टेबल, प्लीज गाइड। देखिए अश्विन जी, अगर बिल्डर आपको पोजीशन दे रहा है तो पहले आप ये चेक करिए कि क्या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है तो ही बिल्डर आपको पोजीशन ऑफर कर सकता है, और अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद पोजीशन आपको ऑफर किया जा रहा है तो आप प्रॉपर साइन करते हैं कि अब आप इस फ्लैट का हैंडओवर ले रहे हैं, आपको सारे कीज़ मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बिल्डर के पास कोई भी की नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, मान लीजिए बिल्डर को अभी ओसी नहीं रिसीव हुआ है, उसने सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट से लिया हुआ है और वो आपको फिट आउट के लिए, जिसे फिट आउट पोजीशन भी कहा जाता है, आपको इंटरनल वर्क के लिए किसी कारणवश पोजीशन जो है अर्ली प्रोवाइड कर पा रहा है, तो उस केस में ज़रूर वो एक की या जो भी है कंडीशन आपसे वो कह के साइन करा सकता है। लेकिन जब से महारेरा एक्शन में आया है, सॉफ्ट पोजीशन नहीं दिया रहा। पहले इसे सॉफ्ट पोजीशन कहा जाता था, यानी कि प्रॉपर्टी अभी रेडी नहीं है, ओसी अभी आया नहीं है, बिल्कुल रेडी होने के कागार पे है। और कई बार लोगों को इंटरनल वर्क कराने में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, डिपेंड करता है उनको कितना इंटीरियर का काम कराना है, उसके आधार पे लोगों को समय लगता था। तो वो बिल्डर से रिक्वेस्ट करके पहले प्री पोजीशन, जिसे सॉफ्ट पोजीशन भी कहा जाता था, ले लेते थे और अपना जो भी इंटीरियर वर्क है वो कंप्लीट कर लेते थे। मीन टाइम उनको ओसी भी मिल जाता था, फिर प्रॉपर पोजीशन जो है बिल्डर से बायर ले लिया करता था। तो पहले आप स्थिति का एक बार जो है जायजा कर लें कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या आ चुका है। यदि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है तो कई बार जो है डेवलपर ऐसा इसलिए भी कर सकता है कि आप इमीडिएट अगर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ इंटरनल वर्क हैं, उसे करने के लिए आपसे वो बातें कह रहा है। अगर आप काम करने में कोऑपरेट कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो आप डेवलपर से इस तरह का रिक्वेस्ट करके उससे सारे कीज़ लीजिए, क्योंकि ओसी आने के बाद जब आप पोजीशन ले रहे हैं तो पूरी तरीके से आपको हर चीज़ का हैंडओवर लेना अनिवार्य है। आप उसका चेकलिस्ट भी बनाइए, अंदर क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हैं पोजीशन के टाइम पे। कोशिश करिए जब बिल्डर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसका एक वीडियो भी बना के अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें कि जब आपने पोजीशन लिया था तो वो किस हालत में आपको मिला था। आगे चलते हैं, और ये चीज़ समझिए हर किसी के लिए, जब भी आप पोजीशन ले रहे हैं इसके माध्यम से आप लोग जो है वीडियो ज़रूर बनाएं, तो ये हर कोई इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करे। आगे चलते हैं। सुबीर अस्थाना जी हैं, इनका सवाल है, आई परचेज्ड एन अपार्टमेंट इन रीसेल फ्रॉम फर्स्ट ओनर बिफोर दे गॉट पोजीशन। नाउ बिल्डर इज सेइंग दैट पोजीशन लेटर विल बी इशूड इन फर्स्ट ओनर्स नेम। कैन आई आस्क देम टू इशू द लेटर इन माई नेम एज आई नीड इट फॉर टैक्स एग्जम्पशन। देखिए सुबीर जी, अगर प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया है तो बिल्कुल पोजीशन लेटर डेवलपर को आपको ही देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपर के रिकॉर्ड में वो चीज़ें अपडेट ना हो पाई हों। क्या आपने खरीदने से पहले डेवलपर का कंसेंट लिया था? क्योंकि कई जगह पे डेवलपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि प्रॉपर्टी कंप्लीट होने से पहले वहाँ रीसेल नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों की वजह से शायद कुछ ऐसा हो रहा हो, तो एक बार डेवलपर से आप खुला संवाद करें, समझने की कोशिश करें आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपके नाम पे इंडेक्स 2 इशू हो चुका है, तो बिल्डर के रिकॉर्ड में भी वो अपडेट कराएं, उन्हें वो कॉपी दिखाएं, जिससे कि आपके नाम पे पोजीशन लेटर इशू हो सके। आगे चलते हैं। नीरज प्रसाद जी हैं, ओनर इज एनआरआई एंड ही इज सेलिंग द फ्लैट टू मी इनसाइड मगरपट्टा। ही इज नॉट प्लानिंग टू पे द टीडीएस। विल इट इम्पैक्ट ऑन मी इन फ्यूचर? नीरज प्रसाद जी, पहली चीज, टीडीएस की जिम्मेवारी किसकी है ये आपको समझना होगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो खरीदार का, यानी कि बायर की जिम्मेवारी होती है कि वो टीडीएस पे करे। अब आप कहेंगे अरे ये टीडीएस का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों बायर पे करे? देखिए, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है ये। मान लीजिए आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी
इंडियन रेजिडेंट से, तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना है। यानी कि आपको उसको जो देना है पैसा, वो 50 में से आपको 1 लाख रुपए रख लेना है। 1% 50,000 रुपये, सॉरी 1% आपको रख लेना है और उस 1% को आपको जो है डायरेक्ट जो है इनकम टैक्स में सबमिट कर देना है। इसी को TDS कहा जाता है कि एडवांस टैक्स चला गया किसका, उस सेलर का, और वो बाद में जब भी वो अपना इनकम टैक्स ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पे एग्जेम्पशन लें, उसे सेटल करें, उनको पे करना, जैसा भी करना वो करें, पर वो जो पैसा आप डायरेक्ट सेलर को देने वाले थे वो वाया जाएगा। तो ये होता है TDS। अगर कोई NRI आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है, इसमें कई स्लैब बनाए गए हैं, 50 लाख का, 50 लाख से 1 करोड़ का, 1 करोड़ के ऊपर का, सब में एक तरीके से TDS अगर वो लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, यानी कि 2 साल खरीदने से 2 साल ज़्यादा हो चुके हैं, तो 20% का TDS लगता है। उसके ऊपर थोड़ा सेक्स चार्ज, एजुकेशनल चार्ज लगते हैं, एजुकेशनल सेस लगाया जाता है। तो मान लीजिए अगर वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है तो 20% उसमें जो सेस है वो नील रहता है। आप 50 लाख से 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जो आपका 20% TDS वहाँ पे डिडक्ट होगा और 10% सेस होगा। किसका? 10% पूरे प्रॉपर्टी कॉस्ट का नहीं, जो ऊपर का स्लैब, यानी कि 20% का 10%, तो 20% का 10% उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से उस पर एजुकेशनल सेस लग जाएंगे और 1 करोड़ के ऊपर अगर होगा तो उस पर 15% जो है सेस लगेगा, यानी कि 20% TDS, उसका 15% 3%, तो 23% प्लस आपका कुछ एजुकेशनल सेस ऐड होके वो 23.85 के आसपास तक TDS लगता है। तो आप पहले तो ये चेक कर लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, कितने दाम का प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। बिल्डर जो सेलर है वो आपको जो है TDS कट करने के लिए मना कर रहा है, तो आप ये भी एक बार जो है सेलर से पूछ लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने फॉर्म 13 जो है फाइल किया हो किसी CA के जरिए, वहाँ पे उन्होंने अपना एग्जेम्पशन दिखाया हो जहाँ पे उन्हें TDS शायद कटवाने की ज़रूरत ना पड़ रही हो। अगर ऐसा हुआ है तो इस स्थिति में बिल्कुल सेलर जो है आपसे कह सकता है कि आप TDS ना पे करिए, लेकिन उस चीज़ को आप एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। अगर वो प्रॉपर्टी 2 साल से कम समय में बेची जा रही है जब से उन्होंने खरीदा, यानी कि शॉर्ट टर्म में, तो जो भी उनका एक तरीके से इनकम टैक्स का स्लैब आ रहा है उस हिसाब से उनका TDS कट होना है। लेकिन TDS कट करने की जो जिम्मेवारी होती है वो बायर की होती है, यानी कि जो पैसा दे रहा है, जो फाइनल आपकी सीट बन रही है उसमें से उतना पैसा डिडक्ट करके आपको इनकम टैक्स में जमा करा देना है। तो इसके लिए एक बार उनसे आप संपर्क कर लीजिए। अगर उन्होंने किसी CA के माध्यम से फॉर्म 13 जो है फाइल किया हुआ है तो उसके बारे में भी बात कर लीजिए। लगे तो आप भी CA से एक बार डिस्कस जरूर कर लें इस विषय पे आगे बढ़ने से पहले। आगे चलते हैं। मंगेश शिंदे जी हैं, इनका सवाल है, इन इंडेक्स 2 माई फ्लैट नंबर इज करेक्ट बट इन एग्रीमेंट चालान इट्स इनकरेक्ट, विल आई फेस एनी इशू इन फ्यूचर लाइक लोन और सेल फ्लैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। देखिए मंगेश जी, इंडेक्स 2 में जो आपका पूरा का पूरा ब्यौरा है पूरे एग्रीमेंट का वो दिया होता है, मुबदला अमाउंट क्या है, आपने कितने स्क्वायर फीट का जो है कारपेट एरिया का फ्लैट खरीदा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, ये तमाम चीज़ें, फ्लैट नंबर वगैरह सब कुछ जो है इंडेक्स 2 पे मेंशन होती हैं। वहाँ आपका रिकॉर्ड सही है, एक अच्छा सिग्नल है। चालान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, चालान मेनली होता है जब आप गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ पे करते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेज पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके फ्लैट का रिकॉर्ड रहता है कि इस फ्लैट के अगेंस्ट ये चीज़ें जमा की गई हैं। अगर वहाँ पे वो आपका फ्लैट नंबर गलत है तो यानी कि उनके सिस्टम में, रजिस्ट्रार के सिस्टम में ये दिखेगा कि एक ही फ्लैट के जरिए एक फ्लैट पे दो जो है स्टैम्प ड्यूटी भरे गए हैं। ऐसे इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली, लेकिन रिकॉर्ड, क्योंकि जो नंबर गलत डला हुआ है हो सकता है वो नंबर पे और भी जो है स्टैम्प ड्यूटी भरा गया होगा जिसको बेचा गया होगा। तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप थोड़ा सा इसमें स्टेप ले सकते हैं, तो लॉयर और बिल्डर की सलाह से इसमें आप करेक्शन डीड कर लीजिए। तो करेक्शन में ये चीज़ आ जाएगा कि चालान में फ्लैट नंबर ये गलत मेंशन हुआ था और आगे जाके वो चीज़ें सेटल ऑफ हो जाएंगी। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में जो है किसी दूसरे फ्लैट के अगेंस्ट स्टैम्प ड्यूटी भर के रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये भी चेक करना जरूरी है। चांसेस उसके कम भले हों, लेकिन आपको उसकी जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। अनिल समतानी जी हैं, कैन ए बिल्डर अप्लाई एंड अवेल CC completion certificate, occupancy certificate after completing the project including firefighting, STP, water supply, electric supply,
lift installation, etc. But some work left inside the flat like flooring, the work and providing and fixing internal doors. Externally work completed but internal work remaining. देखिए अनिल समतानी जी, सीसी और ओसी में फ़र्क है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट इशू कर सकता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल वर्क था, जिस तरीके से प्लान पास हुआ था, उस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। कुछ चीज़ें आपको जैसे पेंट, आपने कहा टाइलिंग, हो सकता है वो बची हों, उसके बावजूद भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, आर्किटेक्ट इशू कर सकता है, क्योंकि उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही बिल्डर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये चीज़ें रेडी तो हो गई हैं, पर क्या ये रहने लायक हैं, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बताता है। क्योंकि जैसी जिस तरह से सैंक्शनिंग ली गई हैं, क्या वैसे ही जो है बनाया गया है, सब कुछ ठीक है क्या, फायर फाइटिंग सिस्टम सही चल रहा है क्या, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जितना भी आपका ड्रेनेज वगैरह बनाएगा, वो एक तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता है। उसके बाद ओसी इशू किया जाता है। सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ओसी के बीच में कई बार 2 महीने 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का गैप लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो रेकी करते हैं, जाके चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, और उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे डिले होने की संभावना रहती है। इसीलिए कई बार डेवलपर जो है प्रायर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो माइनर वर्क हैं वो तब तक पूरे हो जाएं और मीन टाइम उन्हें ओसी भी मिल जाए और टाइमली आपको पोजीशन दिया जा सके। अगर डायरेक्ट बिल्डर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने गया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, तो फिर बिल्डर से आपको एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है बिना कंप्लीट हुए ओसी के लिए अप्लाई कर दें। वो सीसी होगा मुझे ऐसा लगता है, और फिर वो ओसी के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे। एक बार आपको इस विषय पे डेवलपर से बात कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, धनंजय हिरवे जी हैं, इनका सवाल है, माय क्वेश्चन इज हाउ टू बार्गेन विद बिल्डर मीन्स अप टू विच % ऑफ टोटल कॉस्ट। देखिए धनंजय जी, पहली चीज़ जो हाउ टू निगोशिएट का आपका क्वेश्चन है, इसे हमने सवाल जवाब एपिसोड 80 में कवर किया हुआ है, उसे आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। उसमें से एक सवाल हमने हाउ टू निगोशिएट का लिया है, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया भी है। जहाँ तक रही बात कि अप टू विच % ऑफ टोटल कॉस्ट, देखिए इसमें कोई ऐसा फिक्स फार्मूला आप नहीं लगा सकते कि डेवलपर 50 लाख का बेच रहा है तो आप 10% डिस्काउंट कर लीजिए, 1 करोड़ का बेच रहा है तो भी 10% डिस्काउंट कर लीजिए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट वेरी करता है। वो किस कैटेगरी के लिए बनाया जा रहा है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है, वो लो बजट है, वो प्रीमियम है, अल्ट्रा प्रीमियम है, किस तरीके का सेगमेंट है, इस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे स्कोप ऑफ नेगोशिएशन क्या है। एक दूसरा यह चीज़ भी हो सकती है कि वहाँ पे बिल्डर का कोटेशन क्या है। मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट एक नॉर्मल सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में है, आपकी 70 लाख का रेंज वहाँ पे 2 BHK का जा रहा है, सेम साइज के फ्लैट का, लगभग सेम साइज के प्रोजेक्ट का आसपास मार्केट में जो प्राइस है वो 65 लाख है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो पर्टिकुलर डेवलपर वहाँ पे हायर कोटिंग कर रहा है, तो उसके पास स्कोप ऑफ नेगोशिएशन ज़्यादा होगा। अगर वो हायर कोटिंग कर रहा है तो उसका कुछ रीज़न भी देगा, अगर वो जस्टिफाइड लग रहा है तो वहाँ पे नेगोशिएशन का परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कोई आप फिक्स फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कोई एक तरीके से MRP ये फिक्स नहीं किया गया कि हर तरह का सेगमेंट इतने में होगा और आपको इतना स्कोप मिलेगा। डेवलपर के पास जाना है आपको, अपने पहले तो आपको समझना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हैं और वो कहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये सब चीज़ें समझने के बाद, उस लोकेशन को अच्छे से समझने के बाद, उस डेवलपर को अच्छे से समझने के बाद, उस प्रोजेक्ट को समझने के बाद, तब आप अपने प्रॉपर्टी को जीरो डाउन करते हैं, तब वहाँ से आप नेगोशिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए हम लोग भी लगातार आप लोगों से कहते हैं कि जहाँ पे भी आपको सौदा घर की मदद की ज़रूरत है, आप हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए, जो हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वहाँ आप हमें बता दें, हम तक आपका रिक्वायरमेंट आएगा, हम तक आपकी क्वेरी आएगी और उस पर इन पर्सन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। जितनी भी हमारी तरफ से मदद हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। अब जहाँ तक रही बात नेगोशिएशन कैसे करना है, वो आप एपिसोड 80 से समझ लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं होता, जैसे मैंने आपको कैटेगरी अलग अलग बताई हैं, तो आपको समझना होगा कि बाकी प्रोडक्ट उस मार्केट में क्या कोट कर रहे हैं और कितना जो है एक सॉफ्ट निगोशिएशन दे रहे हैं आपको, यानी कि 1-2 बार बात करने पे कितना निगोशिएट कर रहे हैं, उससे एक आप एवरेज निकालेंगे और जो आपको पसंद आ रहा है वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ का राइट प्राइसिंग क्या हो सकता है, कहाँ तक आप निगोशिएट कर सकते हैं। उससे और कम तक आप निगोशिएट करेंगे, शायद आप उस
टारगेट को अचीव कर पाएं। आगे चलते हैं, विश्वजीत जाधव जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इन माई एग्रीमेंट इट इज मेंशन्ड एज कवर्ड कार पार्किंग, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट, इज सेमी कवर्ड कार पार्किंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कवर्ड कार पार्किंग। देखिए विश्वजीत जाधव जी, पहली चीज, अगर आपके एग्रीमेंट में कवर्ड पार्किंग लिखा गया है तो उसका मतलब है कवर्ड पार्किंग ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यूनिफाइड डीसी रूल के बाद अब डेवलपर अगर कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करता है, चाहे वो एक तरीके से पार्किंग बनाए, स्टेयरकेस बनाए, सब के सब में एफएसआई कंज्यूम होगा। अगर हर कंस्ट्रक्शन के थिंग में एफएसआई कंज्यूम हो रहा है तो आप कवर्ड कार पार्किंग में भी एफएसआई जब कंज्यूम करा रहे हैं तो ही आप कवर्ड कार पार्क लिख रहे हैं। क्योंकि जो सेमी कवर्ड कह रहे हैं, जहां पे एस्बेस्टस वगैरह लगा के, ट्रांसपेरेंट सीट लगा के, कई बार जो है यूपीवीसी सीट लगा के जो है कैनोपी बनाई जाती है कि थोड़ा बहुत धूप और जो आपका रेनी सीजन उसमें बचा जा सके, तो ऐसी केस में वो कवर्ड कार पार्किंग नहीं कहलाता। कई बार वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस तरह का स्ट्रक्चर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है और वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होता है कि वहाँ पे एफएसआई कंजम्पशन माना जाए। क्योंकि अगर वहाँ पे फिक्स्ड स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉग्निजेंस यह भी लिया जा सकता है कि आपने ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कैसे कर दिया जब आपके पास एफएसआई जो परमिसिबल थी वो तो आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है बिल्डिंग बनाने में। तो इन सब जो है पचड़ों से बचने के लिए डेवलपर या सोसाइटी जो सेमी कवर्ड आप कह रहे हैं उसे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। कई बार आप देखते हैं लोहे की पाइप ऊपर से यूपीवीसी सीट लगा देते हैं या एस्बेस्टस लगा के उसे कवर कर लेते हैं। तो अगर वो कवर्ड कार पार्किंग है, इसका मतलब है कि आपको कवर्ड कार पार्क मिलने वाला है, चाहे वो स्टिल्ट हो या फिर बेसमेंट हो। तो साथियों, आप सभी को सौदागर का प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट में लिख के बताइए। अपनी समस्या भी हमें आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं जिससे उसका निवारण किया जा सके। आप कभी भी सौदागर से संपर्क भी कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेके। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखें, सौदागर पे आप अपना आशीष इसी तरीके से बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।